Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss about physiological role and deficiency symptoms of potassium and phosphorus. First we will discuss about potassium. पोटाशियम के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये मैक्रो न्यूट्रिएंट है, मींस प्लांट को ये ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होता है। और ऐसी सॉइल जिसमें पोटाशियम ना हो, पोटाशियम डेफिशिएंट सॉइल हो, तो ऐसे प्लांट्स की डेवलपमेंट या ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से उस सॉइल में पोटाशियम फर्टिलाइज़र्स की फॉर्म में अप्लाई किया जाता है ताकि प्लांट्स को वो मिल सके और प्लांट्स अपनी प्रॉपर ग्रोथ कर सकें। तो इसके जो फिजियोलॉजिकल रोल्स हैं कि किस लिए ये प्लांट की ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, उसमें सबसे पहले है आयनिक बैलेंस, कि ये प्लांट्स में आयनिक बैलेंस क्रिएट करता है जो कि किसी भी प्लांट के सर्वाइवल के लिए इंतहाई ज़रूरी है। उसके अलावा इट प्लेज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्लांट मेटाबॉलिज्म। इट एक्ट्स एज एन एक्टिवेटर ऑफ मैनी प्लांट एंजाइम्स। प्लांट में जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं उस दौरान जो भी एंजाइम्स वर्क करते हैं, उन एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए पोटाशियम की ज़रूरत होती है। मींस पोटाशियम क्या एक्ट करता है एज एन एक्टिवेटर ऑफ प्लांट एंजाइम्स। नेक्स्ट ये क्या करता है कि इट प्रोमोट्स द ग्रोथ ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, सेकेंडरी रूट्स एंड न्यूली डेवलपिंग लीव्स, कि ये एपिकल मेरिस्टेम की ग्रोथ को प्रोमोट करता है। जो टिप पे सेल्स मौजूद होते हैं, रूट की टिप पे या शूट की टिप पे, वहाँ पर वो मेरिस्टेमेटिक होते हैं सेल्स, एपिकल सेल्स, तो वो एपिकल मेरिस्टेम की ग्रोथ को ये प्रमोट करता है। उसके अलावा सेकेंडरी रूट्स की ग्रोथ को भी प्रमोट करता है, और नए जो पत्ते उगते हैं, न्यू डेवलपिंग लीव्स होते हैं, उनकी ग्रोथ को भी ये प्रमोट करता है। नेक्स्ट ये है कि पोटाशियम इज़ एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट्स लाइक शुगर बीट्स एंड पोटैटोज। इट इज़ एसेंशियल फॉर द एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। प्लांट्स में ये कार्बोहाइड्रेट्स की सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, और इसी के साथ कार्बोहाइड्रेट्स की सिंथेसिस के बाद जब कार्बोहाइड्रेट्स की ट्रांसलोकेशन होती है, ट्रांसपोर्ट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, उसके लिए भी पोटाशियम की ज़रूरत होती है। जैसे कि शुगर बीट्स, चुकंदर है, या पोटैटोज़, आलू हैं, इनमें कार्बोहाइड्रेट्स की सिंथेसिस और ट्रांसलोकेशन के लिए पोटाशियम की ज़रूरत होती है। और इसके अलावा ये प्लांट्स में मौजूद जो स्टार्च होता है, स्टार्च की ये एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस भी करते हैं, कि स्टार्च को ये कन्वर्ट करते हैं इनटू सॉल्युबल शुगर्स। नेक्स्ट है कि पोटाशियम कंट्रोल रेस्पायरेशन इन सम वे, कि रेस्पायरेशन को भी ये कंट्रोल करते हैं। उसके अलावा इट इज़ नेसेसरी फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये आप पहले पढ़ चुके हैं कि स्टोमेटा की जब ओपनिंग होती है तो उस वक्त हम कहते हैं कि पोटाशियम आयंस की कंसनट्रेशन गार्ड सेल्स में ज़्यादा होती है। मींस गार्ड सेल का जो ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन है उसकी वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वाटर जो है नेबरिंग सेल से गार्ड सेल्स में आता है, गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाते हैं और वो ओपन कर देते हैं स्टोमेटा को। तो स्टोमेटा की ओपनिंग या क्लोजिंग के हवाले से भी इसका रोल है। और इसके अलावा प्लांट रिक्वायर्स पोटाशियम आयंस फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन्स की सिंथेसिस में भी ये ज़रूरी हैं। पोटाशियम इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज़। प्लांट में वाटर यूज़ एफिशिएंसी को भी ये इम्प्रूव करते हैं। इट इम्प्रूव्स रेजिस्टेंस टू डिजीज़ एंड इंसेक्ट्स। उसके अलावा प्लांट को अगर पोटाशियम अवेलेबल है तो ऐसे प्लांट्स रेजिस्टेंट प्लांट्स होंगे, मींस उन पे किसी भी किस्म की डिज़ीज़ या किसी भी किस्म के इंसेक्ट्स का जो अटैक है वो ईज़िली नहीं हो पाएगा, ये रेजिस्ट करेंगे, रेजिस्टेंट वैराइटीज़ होंगी ये। अब हम देखते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स, कि अगर प्लांट्स को पोटाशियम प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलता सॉइल से तो उस सूरत में उसमें कौन से सिम्टम्स नज़र आते हैं। फर्स्ट इसमें है इफ़ेक्ट्स ऑन यंग शूट्स एंड लीव्स, कि अगर सॉइल में पोटाशियम जो है वो डेफिशिएंट है, पोटाशियम की कमी है, तो उस सूरत में जो उसका फ़र्स्ट इफ़ेक्ट नज़र आएगा वो यंग शूट्स और लीव्स पे होगा, कि यंग शूट्स या लीव्स जो हैं वो डाई होना शुरू हो जाएंगे। अब जो फोलिएज लीव्स हैं, ग्रीन लीव्स हैं, उनमें इनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स वाज़े तौर पर नज़र आते हैं। वो किस तरह नज़र आते हैं कि वो स्कॉर्च्ड अपीयरेंस शो करते हैं लीव्स। स्कॉर्च्ड अपीयरेंस मींस बर्निंग अपीयरेंस, कि जैसे पत्ते जल जाते हैं, जलना शुरू हो जाते हैं, टिप्स से, मार्जिन से ऐसे लगता है कि ये पत्ते अब जल रहे हैं। और इसके अलावा इनके जो मार्जिन्स हैं वो डल येलो हो जाते हैं, और स्टेम के जो इंटरनोड्स हैं, इंटरनोड्स की ग्रोथ भी रुक जाती है। Typical symptoms of potassium deficiency in plants include brown scorching and curling of leaf tips and chlorosis between leaf veins। अब इसमें जो वाज़े तौर पे सिम्टम्स नज़र आते हैं लीव्स में, उसमें एक तो है ब्राउन स्कॉर्चिंग,
कि उसमें बर्निंग इफ़ेक्ट नज़र आता है कि पत्ते जैसे बर्न हो रहे होते हैं, ब्राउन स्पॉट्स बन जाते हैं। उसके अलावा लीफ टिप्स जो हैं वो कर्ल होना शुरू हो जाती हैं, पत्तों की जो टिप्स हैं वो मुड़ना शुरू हो जाती हैं। और फिर क्लोरोसिस होना शुरू हो जाती है। क्लोरोसिस मींस लॉस ऑफ क्लोरोफिल। जब क्लोरोफिल ख़त्म होना शुरू हो जाता है ग्रीन पार्ट्स में से, तो वो ग्रीन नहीं रहते, वो येलो होना शुरू हो जाते हैं। इस सिम्टम को हम क्लोरोसिस कहते हैं। क्लोरोसिस बिटवीन लीफ वेन्स, लीफ की वेन्स के दरमियान जो पार्ट है वो येलो होना शुरू हो जाता है। फिर इसमें पर्पल स्पॉट्स में आल्सो अपीयर ऑन द लीफ अंडर साइड्स। लीव्स की जो अंडर साइड, जो लोअर एपिडर्मिस वाली साइड है, वहाँ पर पर्पल स्पॉट्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। Potassium is a mobile nutrient. It means that a plant can transport potassium to younger leaves when it is potassium deficient. Thus, potassium deficiency symptoms appear on older leaves first. तो पोटाशियम क्या है? ये मोबाइल न्यूट्रेंट है, मींस ये मूवेबल है। अब जब सॉइल से पोटाशियम नहीं मिल रहा होता प्लांट को, तो उस सूरत में प्लांट में जो पहले से मौजूद पोटाशियम है, जो ओल्डर लीव्स हैं जिन्होंने पहले पोटाशियम ले लिया था, जब सॉइल से प्लांट को पोटाशियम मिला था तो ओल्डर लीव्स के पास पोटाशियम आ चुका था। तो वो मोबाइल एलिमेंट होने की वजह से, मूवेबल होने की वजह से, उन ओल्डर लीव्स से ये पोटाशियम मूव करके उन यंग लीव्स में जाएगा जहाँ पोटाशियम की ज़रूरत है। तो जब ये ओल्डर लीव से यंग लीव्स की तरफ मूव करके जाएगा, तो जो ओल्डर लीव्स हैं उन पे डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो हैं फर्स्ट अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद जब पूरे प्लांट में इसकी डेफिशिएंसी जो है बढ़ती जाएगी, तो पूरे प्लांट में इसके सिम्टम्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। पहले इसके सिम्टम्स कहाँ अपीयर होंगे? ओल्डर लीव्स पे। नेक्स्ट, इफ़ेक्ट ऑन एपिकल डोमिनेंस। क्या होता है कि जब पोटाशियम अवेलेबल नहीं है तो उस सूरत में द डोमिनेंस ऑफ एपिकल बर्ड इज़ डिमिनिश्ड, so the lateral birds start growing. It gives bushy appearance या bushy growth. It affects the weight of the grain. तो होता क्या है कि जब पोटाशियम अवेलेबल नहीं है प्लांट को, तो उस सूरत में प्लांट एपिकल डोमिनेंस शो नहीं करता। एपिकल डोमिनेंस क्या होती है कि जो प्लांट की ऊपर वाली बिल्कुल टिप पे जो बड होती है फर्स्ट, वो ग्रो करती है लेंथ वाइज, जिससे उसकी ग्रोथ जो है ज़्यादा बढ़ती है। और जो लेटरल बर्ड्स होती हैं वो डॉर्मेंट रहती हैं और वो कम ग्रो करती हैं। तो एपिकल डोमिनेंस डिमिनिश हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। क्यों? जब पोटाशियम अवेलेबल नहीं होता, तो उस सूरत में जो लेटरल बर्ड्स होती हैं वो ज़्यादा ग्रो करती हैं। और जब लेटरल बर्ड्स, साइड वाली जो बर्ड्स ग्रो करेंगी, तो साइड पे ब्रांचेस ज़्यादा ग्रो होंगी और ये बुशी ग्रोथ शो करेगा। मतलब प्लांट की जो अपीयरेंस होगी वो एक झाड़ी नुमा पौधे की तरह से होगी। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑन प्रोटीन सिंथेसिस। जैसे हमने कहा कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ये ज़रूरी है, जब ये नहीं होगा पोटाशियम प्लांट के पास, तो क्या होगा कि प्रोटीन सिंथेसिस भी डिक्रीज़ हो जाएगी, कि प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑन फोटोसिंथेसिस। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज़ रिड्यूस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ पोटाशियम। जैसे हमने बात की कि पोटाशियम जो है इसका रोल है इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, कि जब पोटाशियम मौजूद होता है गार्ड सेल्स में, तो वो टर्जिड होते हैं, वाटर को नेबरिंग सेल से लेने के बाद टर्जिड हो जाते हैं और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो फोटोसिंथेटिक रेट भी बढ़ता है। और जब पोटाशियम ही नहीं होगा तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का रेट भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लॉकिंग सेल डिवीजन। The cells fail to divide and instead become elongated, thus growth remains stunted. पोटाशियम की कमी से क्या होगा कि प्लांट के जो सेल्स हैं वो डिवाइड नहीं कर पाएंगे, सेल डिवीजन नहीं होगी, सेल डिवीजन ब्लॉक हो जाएगी, जिसकी वजह से सेल डिवाइड तो नहीं होंगे, वो इलोंगेट होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन जो ओवरऑल उसकी प्लांट की ग्रोथ है, समझ लें सेल डिवीजन ना होने की वजह से वो रुक जाएगी, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो स्टंटेड हो जाएगा, शॉर्ट हाइटेड हो जाएगा। नेक्स्ट है लो रेजिस्टेंस टू डिजीज़। जैसे हमने बात की थी कि पोटाशियम अगर प्लांट में मौजूद हो तो वो उसको रेजिस्टेंट बनाता है, उस पर किसी भी डिजीज़ या इंसेक्ट का जो अटैक है वो इजीली नहीं हो पाता। जब प्लांट में पोटाशियम की कमी हो जाएगी तो उस सूरत में उसकी रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी और सो देयर इज़ अ पुअर डेवलपमेंट ऑफ मैकेनिकल टिश्यू इन द स्टेम। स्टेम में मैकेनिकल टिश्यूज़, क्लेरेन्काइमा वगैरह कम बनेंगे और ऐसे प्लांट्स जो हैं वो रेजिस्टेंस भी शो नहीं करेंगे, उन पे किसी भी डिजीज़ का अटैक बहुत ईजीली हो जाएगा जिनको पोटाशियम अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑन ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ, रूट डेवलपमेंट, सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट आर रिड्यूस्ड इन पोटाशियम डेफिशिएंट प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जिनको पोटाशियम अवेलेबल नहीं है उनमें ना तो
प्लांट्स की ओवरऑल ग्रोथ प्रॉपर होगी, ना उनकी रूट्स की डेवलपमेंट सही होगी, और सीड और फ्रूट डेवलपमेंट भी उनमें रिड्यूस हो जाएगी कि ना तो सीड्स बनेंगे ना ही फ्रूट्स उनमें बनेंगे। इफ़ेक्ट ऑन पोटैटोज़। In potatoes, tuber size is much reduced. The crop yield is low. The leaves of the plant appear dull. They are often blue-green in color with chlorosis. अब पोटैटोज़ पे क्या इफ़ेक्ट होगा कि एक तो पोटैटो के जो ट्यूबर है, जो आलू है वो ट्यूबर होता है ना उसका, तो उस ट्यूबर का जो साइज़ है वो छोटा हो जाएगा, मींस आलू जो हैं वो छोटे साइज़ के होंगे, जिससे जो पैदावार है वो कम होगी। इनके जो लीव्स हैं डल अपीयरेंस हो जाएगी उनकी, उनमें क्लोरोसिस हो जाएगी, येलो होना शुरू हो जाएंगे या ब्लू ग्रीन कलर के शेड्स उसमें आ जाएंगे। लीव्स विल आल्सो डेवलप स्मॉल डार्क ब्राउन स्पॉट्स ऑन द अंडर साइड्स, और लीव्स की जो लोअर सरफेस है उस पर डार्क ब्राउन स्पॉट्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे। अब ब्राउन्स्ड अपीयरेंस ऑन द अपर सरफेस, और अपर सरफेस पे मेटालिक ब्राउन जो है कलर के स्पॉट्स जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो ये तो हमने पोटाशियम के बारे में पढ़ा कि पोटाशियम का क्या रोल है प्लांट्स में, क्यों ये ज़रूरी है, और अगर प्लांट से पोटाशियम अवेलेबल नहीं है, सॉइल से अवेलेबल नहीं है प्लांट्स को, तो उस सॉइल में फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत होती है, ऐसे फर्टिलाइज़र्स जो कि उस सॉइल में पोटाशियम को ऐड करें। और अगर प्लांट्स को पोटाशियम नहीं मिल रहा सॉइल में, तो उस सूरत में जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स नज़र आते हैं उसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट इसमें है फास्फोरस। अब फास्फोरस भी प्लांट की ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए इंतहाई ज़रूरी है। फास्फोरस इज़ सेकंड टू नाइट्रोजन एज द मोस्ट एसेंशियल न्यूट्रेंट। एसेंशियल न्यूट्रेंट्स के हवाले से बात करें तो नाइट्रोजन इसमें फ़र्स्ट एसेंशियल न्यूट्रेंट आता है प्लांट्स की कैटेगरी में, और उसके बाद फास्फोरस है, मींस ये सेकंड इम्पॉर्टेंट न्यूट्रेंट है प्लांट के लिए। और प्लांट को ये अवेलेबल किस फॉर्म में होता है? साल्ट्स ऑफ फॉस्फेट्स की फॉर्म में, इसी के साथ मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट HPO4 और डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट H2PO4। तो ये जो है एनाइंस हैं, सारे नेगेटिव आइंस हैं, साल्ट्स के जो एनाइंस हैं, एनाइंस की फॉर्म में ये अवेलेबल होता है फॉर द प्लांट्स। दीज एनाइंस रेयरली इंटर कन्वर्टेबल, और ये एनाइंस जो है ये इंटर कन्वर्टेबल हैं कि एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। द pH ऑफ द सॉल्यूशन और सॉइल डिटर्मिन्स विच एनाइन इज़ मोर डोमिनेंट इन द सॉइल, और ये इनकी जो प्रेजेंस है एनाइन की सॉइल में वो उनकी pH पे बेस करती है कि pH जो है उस सॉइल सोल्यूशन का, उससे हम डिटर्मिन कर सकते हैं कि कौन सा एनाइन इनमें से ज़्यादा डोमिनेंट है उस सॉइल में। फर्स्ट हम इसके देखेंगे फिजियोलॉजिकल रोल कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है प्लांट में, इसका क्या रोल है। फर्स्ट है इट इज़ एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन्स ऑफ द सेल। तो सेल मेम्ब्रेन का आप स्ट्रक्चर पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो उसमें हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। आपने पढ़ा होगा कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बनती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो वो फॉस्फोलिपिड जो है वो फास्फोरस और लिपिड्स के साथ एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल होता है। तो इट मीन्स कि फास्फोरस जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उसी के साथ इट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन्स, मैनी को एंजाइम्स एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सच एज ADP, ATP एंड NADP। इसके अलावा ये न्यूक्लियोप्रोटीन्स का हिस्सा भी हैं, कुछ कोएंजाइम्स का भी हिस्सा हैं, और कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि ADP, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। तो डाईफॉस्फेट क्या है? मींस एडिनोसिन के साथ 2 फॉस्फेट ग्रुप फास्फोरस के अटैच्ड हैं। इसी तरह ATP, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट के एडिनोसिन के साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप जो हैं वो अटैच्ड हैं। तो यहाँ पर भी फास्फोरस इसमें मौजूद है। इसी तरह NADP, निकोटिनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, तो इसमें भी फॉस्फेट जो है वो मौजूद है। ये इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का हिस्सा है। और इसके अलावा दीज कंपाउंड्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एनर्जी ट्रांसफ़र रिएक्शंस ऑफ सेल मेटाबॉलिज्म एंड इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, कि जो भी लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का या इसके अलावा रेस्पायरेशन है, तो उसमें जो भी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है रिएक्शंस में, वो इन्हीं ADP, ATP, NADP की फॉर्म में होती है। इट इज़ आल्सो नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शनिंग के लिए भी फास्फोरस ज़रूरी है। फास्फोरस इज़ मोर अबंडेंट इन द ग्रोइंग एंड स्टोरेज ऑर्गन्स। जो ऑर्गन्स ग्रो कर रहे हैं या किसी फूड मटेरियल को स्टोर कर रहे हैं, वहाँ पर फास्फोरस ज़्यादा अबंडेंट होगा, ज़्यादा मिकदार में मौजूद होगा। इट हेल्प्स इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की ट्रांसलोकेशन या ट्रांसपोर्ट के लिए, कि प्लांट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की मूवमेंट के लिए ये ज़रूरी है। इट प्रमोट्स ग्रोथ
ऑफ रूट एंड इट प्रमोट्स फ्रूट राइपनिंग। एक तो रूट्स की ग्रोथ के लिए ये ज़रूरी है, दूसरा फ्रूट की राइपनिंग, जब फ्रूट्स पक रहे होते हैं उस राइपनिंग प्रोसेस के लिए भी फास्फोरस ज़रूरी है। Phosphorus is necessary for cambial activity. It is essential for reduction of nitrates for protein formation. उसके अलावा ये केम्बियल एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है। केम्बियल एक्टिविटी क्या होती है? केम्बियम होते हैं स्ट्रिप ऑफ सेल्स बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के दरमियान ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं जिसको हम केम्बियम का नाम देते हैं, और ये क्या करते हैं कि ये डिवाइड होके सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाते हैं, जिससे प्लांट की जो गर्थ है या उसका जो डायमीटर है स्टेम का वो बढ़ना शुरू हो जाता है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो फास्फोरस जो है इस केम्बियम की एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है, और उसी के अलावा ये इट इज़ एसेंशियल फॉर द रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट्स फॉर प्रोटीन फॉर्मेशन। प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए जो नाइट्रेट्स की रिडक्शन होती है उसके लिए भी फास्फोरस की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स। फर्स्ट इसमें है स्टंटेड ग्रोथ। स्टंटेड ग्रोथ क्या होता है कि स्टंट मींस शॉर्ट हाइटेड, कि पौधा जो है उसकी हाइट कम हो जाती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सम एलिमेंट। तो फास्फोरस जब डेफिशिएंट होगा, सॉइल में अवेलेबल नहीं होगा, तो उस सूरत में प्लांट की जो ग्रोथ है कम होगी, वो हाइट में छोटा रह जाएगा, स्टंटेड ग्रोथ शो करेगा, ग्रोथ इज़ रिटार्डेड, ग्रोथ रुक जाएगी एंड लीफ कलर बिकम्स डार्क ग्रीन, और लीव्स में डार्क ग्रीन कलर नज़र आना शुरू हो जाएगा। अपीयरेंस ऑफ डेड पैचेस। Sometimes dead patches appear on leaves, petioles and fruits and the leaves fall early. अब ये जो डेड पैचेस हैं ये लीव्स के ऊपर बनना शुरू हो जाते हैं, पेटियोल्स के ऊपर, लीफ की जो स्टाक होती है, लीफ की डंडी होती है जो लीफ स्टाक को पेटियोल कहते हैं, पेटियोल के ऊपर ये डेड पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं, फ्रूट्स के ऊपर बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन डेड पैचेस की वजह से लीव्स जो हैं वो बहुत जल्दी गिरना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ लीफ सेनिसेंस, पत्तों का गिर जाना। और किस वजह से वो गिरना शुरू हो जाते हैं कि लीव्स में क्लोरोसिस होना शुरू हो जाती है, क्लोरोफिल की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वो येलो हो जाते हैं और उसके बाद वो गिरना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम लीफ सेनिसेंस कहते हैं। तो फर्स्ट जो साइन है फास्फोरस डेफिशिएंसी का, इट इज़ प्री मैच्योर सेनिसेंस ऑफ ओल्डर लीव्स, कि ओल्डर लीव्स की प्री मैच्योर सेनिसेंस के वक्त से पहले पत्ते जो हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो जर्द हो जाते हैं, येलोइंग हो जाती हैं उनमें, और उसके अलावा उनमें पर्पल जो है अपीयरेंस होती है कलर की ड्यू टू द एंथोसाइनिन पिगमेंट इन द लीव्स, के पर्पल अपीयरेंस होती है लीव्स के ऊपर कि उनमें एंथोसाइनिन पिगमेंट्स जो है वो ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। इसके अलावा येलोइंग में स्प्रेड फ्रॉम डिस्क्रीट इंटरवेनल पैचेस, और उसके अलावा वेन्स के दरमियान पैचेस की फॉर्म में येलो स्पॉट्स जो हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं, जगह जगह नज़र आते हैं लीव्स में। इट ऑफन अफेक्ट्स वन हाफ ऑफ द ब्लेड मोर देन द अदर, और लीफ ब्लेड मीन्स उसका जो लीफ पूरी सरफेस एरिया है उसमें ये ऐसा भी होता है कि एक हाफ या एक साइड पे इसका इफेक्ट ज़्यादा हो और दूसरी साइड पे कम हो। इन दिस केस क्लोरोटिक एरियाज में अपीयर ऑरेंज और रेड ड्यू टू द ओवरलाइंग एंथोसाइनिन पिगमेंट्स। जैसे हमने कहा कि लीव्स के ऊपर येलो पैचेस भी बनना शुरू हो जाते हैं, क्लोरोटिक एरियाज उन्हें हम कहते हैं क्योंकि वो क्लोरोसिस की वजह से होते हैं, लॉस ऑफ क्लोरोफिल की वजह से येलो हो जाते हैं। इसी के साथ हमने कहा कि एंथोसाइनिन पिगमेंट्स भी डिपॉजिट हो रहे हैं, जिससे पर्पल कलर जो है उस लीव्स में आ रहा है। तो ये पर्पलिश और ग्रीन कलर जब ओवरलैप होते हैं तो उससे ऑरेंज रेड कलर के पिगमेंट्स या पैचेस नज़र आना शुरू हो जाते हैं लीव्स में। नेक्स्ट है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस किसे कहते हैं कि पहले लीव्स में जब क्लोरोसिस होती है कि उनमें क्लोरोफिल ख़त्म हो जाता है और वो येलो हो जाते हैं, तो कुछ टाइम के बाद वो येलो पैचेस जो हैं वो डार्क ब्राउन और फिर डार्क ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं, मींस उन एरियाज़ पे टिश्यूज़ की डेथ हो जाती है, तो वो कहलाते हैं नेक्रोटिक लीजन्स, और ये नेक्रोसिस इफ़ेक्ट कहलाता है। नेक्रोटिक लीजन्स में डेवलप इन द क्लोरोटिक जोन्स, कि जो पार्ट क्लोरोटिक हो गए थे वो क्लोरोटिक होने के बाद उनमें ब्राउन कलर अपीयर होना शुरू हो जाता है, जो इंडिकेट करता है कि अब इन टिश्यूज़ की डेथ हो गई है, और फिर वो डार्क ब्राउन से ब्लैक कलर में हो जाते हैं। दीज नेक्रोसिस स्प्रेड एज इरेगुलर पैचेस अंटिल द लीफ ब्लेड इज़ एंटायरली ब्राउन एंड ड्राई, और ये नेक्रोसिस इतना फैलता है कि पूरा का पूरा पत्ता जो है, लीफ जो है वो पहले इरेगुलर पैचेस की फॉर्म में उसमें स्पॉट्स नज़र आते हैं, और बाद में पूरा जो लीफ ब्लेड है वो ब्राउन हो जाता है, ड्राई हो जाता है और वो गिर जाता है। इफेक्ट ऑन सेल डिवीजन एंड ग्रोथ। Phosphorus is a key molecular component of reproduction. When phosphorus is present in adequate levels, genetic processes like cell division and plant growth become slow. जब phosphorus plant में
इनएडिक्वेट लेवल्स में होगी, मींस बहुत कम मिकदार में पाई जाएगी, तो उस सूरत में क्या होगा कि प्लांट में जो सेल डिवीजन होनी है या प्लांट की जो ग्रोथ होनी है वो स्लो हो जाएगी। तो ये जेनेटिक प्रोसेस, सेल डिवीजन जो है ये कम होगी और प्लांट की ग्रोथ जो है वो भी स्लो हो जाएगी। हेंस फास्फोरस डेफिशिएंट प्लांट्स में मैच्योर एट अ स्लो रेट दैन प्लांट्स विद एडिक्वेट अमाउंट्स ऑफ फास्फोरस। तो ऐसे प्लांट्स जिनको फास्फोरस नहीं मिल पा रहा, फास्फोरस डेफिशिएंट प्लांट्स हैं, उनमें प्लांट जो है वो बहुत देर से जाके मैच्योर होते हैं उन प्लांट्स की निस्बत जिनको फास्फोरस अवेलेबल है ज़्यादा अमाउंट में। तो फास्फोरस जो है प्लांट की डेवलपमेंट और उसकी अर्ली मैचुरेशन के लिए ज़रूरी है। अगर ये प्लांट्स में अवेलेबल नहीं है तो सेल डिवीजन रुक जाती है, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है और प्लांट्स जो हैं वो बहुत स्लोली जो है वो मैच्योर होते हैं, देर से जाके ये मैच्योर होते हैं। इफ़ेक्ट ऑन स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फास्फोरस डेफिशिएंसी में आल्सो क्रिएट एन इम्बैलेंस इन द स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अगर प्लांट में फास्फोरस डेफिशिएंट है, सॉइल से नहीं मिल पा रहा फास्फोरस, तो उस सूरत में उस प्लांट में जो कार्बोहाइड्रेट्स की स्टोरेज है वो इम्बैलेंस हो जाएगी, मींस एक बैलेंस्ड रेशो से उसकी स्टोरेज नहीं होगी। कहीं पर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होंगे, देयर मे बी एक्सेस कार्बोहाइड्रेट विद इन द प्लांट बट दे आर इन इम्बैलेंस फॉर्म, मींस बैलेंस्ड फॉर्म में नहीं होंगे। कहीं पर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं और कहीं पर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम हैं, बैलेंस अमाउंट में नहीं है। दस दीज आर नॉट मच हेल्पफुल फॉर प्लांट। तो इस इम्बैलेंस फॉर्म में ये प्लांट के लिए कोई फ़ायदा मंद नहीं होंगे। दिस कार्बोहाइड्रेट बिल्डअप कैन बी ऑब्जर्व बाय डार्कनिंग ऑफ लीव्स। और ये सिम्टम हमें कैसे नज़र आता है कि इसमें लीव्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क होना शुरू हो जाते हैं, जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा डिपॉजिट हो जाते हैं। एंड इन सम प्लांट्स द लीफ पिगमेंट चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस, इट कैन टर्न लीव्स अ डार्क पर्पलिश कलर। और उस सूरत में पहले लीव्स बहुत डार्क कलर के हो जाएंगे, डार्क ग्रीन, और बाद में वो पर्पलिश कलर जो है वो शो करेंगे। नेक्स्ट है इंक्रीज इन पिथ। अब पिथ क्या होता है कि स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन काटें तो बिल्कुल सेंटर में जो उसके सेल्स होते हैं, जिसके बाद बाहर वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, तो उसके बिल्कुल सेंटर में जो है पिथ सेल्स पाए जाते हैं। अगर फास्फोरस प्लांट को अवेलेबल नहीं है, उस सूरत में जो पिथ है वो साइज़ में इंक्रीज़ हो जाएगी, स्टेम में बल्कि पिथ बनेगी, पिथ एरिया जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा साइज़ में। ये आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि ये इस तरह से जब एक स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन काटा जाता है तो ये इस तरह से नज़र आता है कि यहाँ पर ये देखें तो ये वेस्कुलर बंडल्स दिखाए गए हैं, जिसमें ये जाइलम है और ये बाहर की तरफ फ्लोएम है, और बिल्कुल ये जो सेंटर वाला पार्ट है ये पिथ कहलाता है। तो ऐसा प्लांट जिसको फास्फोरस अवेलेबल नहीं है या फास्फोरस बहुत कम है, उस सूरत में उसका ये जो पिथ का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, पिथ जो है वो बल्की हो जाएगी ऐसी स्टेम में। नेक्स्ट है नॉन वुडी स्लेंडर स्टेम्स। इन सम केसेस डेफिशिएंसी ऑफ फास्फोरस डिलेज द मैच्योरिटी ऑफ प्लांट। जैसे हमने बात की कि फास्फोरस की कमी की वजह से प्लांट में जो मैच्योरिटी है वो डिले हो जाती है, देर से वो मैच्योर होते हैं, और उसके अलावा इट प्रोड्यूसेस नॉन वुडी स्लेंडर स्टेम्स। और ऐसे प्लांट्स जो हैं उनमें जो उनकी स्टेम है वो स्लेंडर होती है, बारीक रह जाती है और नॉन वुडी होती है कि उसमें वुड नहीं बनती। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह की स्टेम को हम कहते हैं कि ये थिकनेस भी इसकी इतनी ज़्यादा नहीं है, स्लेंडर है, बारीक है, और ये देखें आपको ग्रीन नज़र आ रही है कि इसमें वुड नहीं बनी। तो ऐसी स्टेम जो है ये नॉन वुडी स्टेम है। और अगर प्लांट को फास्फोरस अवेलेबल ना हो तो उस सूरत में जो स्टेम है वो इस तरह से नॉन वुडी बनती है और बारीक स्लेंडर होती है। तो ये इसके कुछ डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं कि फास्फोरस अगर प्लांट को अवेलेबल ना हो तो उस सूरत में ये क्या सिम्टम्स शो करते हैं। ये हमारा आज का सेकंड आउटलाइन मिनरल न्यूट्रिशन का लास्ट लेक्चर है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।